नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। धारा 370 की वापसी के लिए कश्मीर में नया गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस समेत 7 प्रमुख दलों ने पीपुल्स अलायंस बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमें अपना हक वापस चाहिए। जी हां दोस्तों, गुप्त का डिक्लेरेशन पर दस्तक करने वाले राजनीतिक दलों ने कश्मीर में नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को अपने गुफ्कार रोड स्थित आवास पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मकसद जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करना है, यानी कि अनुच्छेद 370 की वापसी। दोस्तों, पिछले साल PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, माकपा, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने गुप्तकार डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे। ये डिक्लेरेशन विशेष दर्जा वापस दिए जाने और राज्य का संविधान लागू किए जाने के लिए हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को कर दिया खारिज, बताया काल्पनिक और गुमराह करने वाला। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत ने संदेश भेजकर पड़ोसी देश से बातचीत करने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। श्रीवास्तव ने साथ ही यह भी कहा कि चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों ही दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार का रोने वाले आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई थी। पाकिस्तानी सरकार POK पर अपना अधिकार जताने के लिए गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में इस महामारी संकट के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री ने की बड़ी बैठक, दिए अहम निर्देश भी। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी संक्रमण के मामलों की स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में इस महामारी के रिकवरी रेट को बढ़ाने पर जोर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में फिलहाल इस महामारी का रिकवरी रेट लगभग 90% चल रहा है। देश में 63,08,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 1,11,000 लोग इस महामारी के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में इस वक्त इस महामारी के 8,12,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक में देश में इस महामारी की टेस्टिंग संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस महामारी के वैक्सीन आने तक लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान को उनके ही विपक्ष ने दी नसीहत, भारत के साथ ठीक नहीं है बैर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भले ही कुछ समझ आया हो या नहीं, लेकिन विपक्षी दलों को यह समझ आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि PPP के वरिष्ठ नेता फरतुल्ला बाबर ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत की है। दोस्तों, बाबर ने इमरान खान से 2 टूक शब्दों में कहा है कि वे भारत के साथ रिश्ता सुधारें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत और चीन में दुश्मनी होने के बावजूद आपसी व्यापार अरबों डॉलर है। पाकिस्तान को भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। भारत के साथ अच्छे संबंधों से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजधानी के प्रदूषण पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हुए आमने सामने। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में प्रदूषण के मामलों पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4% बताया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बाकी 96% प्रदूषण स्थानीय कारकों जैसे कंस्ट्रक्शन, बायोमास से जलने और धूल की वजह से है। हालांकि पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील
की है कि वह पराली जलाना बंद करें। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए आज से सीपीसीबी की 50 टीमें तैनात की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जी हां दोस्तों, अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले के जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। दोस्तों, 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। दोस्तों, नए सिस्टम को डीएससी नाम दिया गया है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब दोस्तों, सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं बताएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसने डिस्ट्रीब्यूशन को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया हुआ है, तो डिलीवरी बॉय के पास ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। है ना दोस्तों, कमाल का नया सिस्टम। इससे गैस चोरी जरूर रुक जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीआरपी घोटाले के बाद बराक का बड़ा फैसला, इतने हफ्तों तक लगाई रेटिंग पर रोक। जी हां दोस्तों, न्यूज चैनलों का टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद टेलीविजन रेटिंग मापने वाली संस्था बार्क BARC ने बड़ा फैसला लिया है। बार्क ने अपने 12 हफ्तों के लिए टीआरपी मापने पर रोक लगा दी है, यानी कि अगले 12 हफ्तों तक न्यूज चैनलों की टीआरपी रेटिंग नहीं आएंगी। दोस्तों, बार्क ने मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले के भंडाफोड़ के बाद यह कदम उठाया है। वहीं न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है। बार्क की तरफ से बताया गया है कि हिंदी, क्षेत्रीय अंग्रेजी के साथ ही सभी बिजनेस चैनल भी उसके इस फैसले की जद में आ जाएंगे। हालांकि तकनीकी समिति की निगरानी में राज्य और भाषा के आधार पर दर्शकों की साप्ताहिक अनुमानित संख्या बताना जारी रखा जाएगा। दोस्तों, बार्क इंडिया बोर्ड के चेयरमैन पुनीत गोयनका ने यह कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर को भारी पड़ गई लापरवाही, अमेरिकी राज्य ने लगाया $1 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर $1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ट्विटर पर विज्ञापनों के रिकॉर्ड को सार्वजनिक न करने और प्रचार अभियानों से जुड़े वित्तीय उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। दोस्तों, मंगलवार को वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूसन ने बताया कि ट्विटर को यह जुर्माना वाशिंगटन राज्य के पब्लिक डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी अकाउंट को चुराने के लिए लगाया गया है। यह जुर्माना तब लगाया गया जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के 2020 के चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर ने 2012 से 2019 के बीच प्रचार विज्ञापनों से लगभग $2 लाख कमाए, लेकिन वह वाशिंगटन के उन नियमों का पालन करने में विफल रहा जिनमें कमाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होता है। इसके तहत उसे अब $1 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में इस महामारी के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल मिलाकर इस महामारी के मामले लगभग 74 लाख हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1,11,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव केसों की बात की जाए तो एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा हैं, जबकि 64 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। दोस्तों, भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों, इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,85,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा लगभग 11 लाख हो चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, जहां पर लगभग 80 लाख के करीब संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं
और 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। दोस्तों ब्राज़ील में 51 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, पेरू, मैक्सिको, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस देश ने इस महामारी की दूसरी वैक्सीन को भी दे दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, जहां कई देशों से एक बार भी वैक्सीन नहीं बन रही है, वहीं रशिया एक ऐसा देश है जिसने दो वैक्सीनों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस से एक अच्छी खबर आ रही है, जिसने अपनी दूसरी इस महामारी वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर लिया है। दोस्तों रूस ने दूसरी वैक्सीन का नाम इपीवैक कोरोना रखा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले रूस ने इस महामारी की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी को अनुमति दे दी थी, जो दुनिया भर में इस महामारी की पहली वैक्सीन है। दोस्तों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कैबिनेट सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। नोवोसिबिर्स्क वेक्टर सेंटर ने आज इस महामारी के खिलाफ दूसरी रूसी वैक्सीन रजिस्टर्ड की है। उन्होंने कहा कि हमें पहले और दूसरे टीके के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और अपने टीके को विदेशों में बढ़ावा देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई पुणे में भारी बारिश, मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी, ठाणे समेत पूरे उत्तरी कोकण के लिए 24 घंटे का रेड अलर्ट। तेलंगाना में मौत का आंकड़ा 30 हुआ। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में बुधवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है। पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया है। यहां घरों, सड़कों, गलियारों में घुटनों से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे समेत उत्तरी कोकण के कई इलाकों में गुरुवार को भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया था। उधर दोस्तों तेलंगाना में मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात में मरने वालों का आंकड़ा 30 हो गया है। दोस्तों मुंबई के लोअर परेल इलाके में भी जल भराव के हालात हो गए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का पानी भरने से राहगीरों की भी दिक्कतें बढ़ गई है। साथ ही सरकार ने अगले 24 घंटों के दौरान रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जान लीजिए आज के नए सर्राफा दाम, गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में आज कीमती धातुओं के नए रेट जारी होने के बाद इस बारे में जानकारी मिली। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की, तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 32 रुपए सस्ता हो गया है और इसके बाद सोना अब 51,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना $1901 प्रति औंस रहा। वहीं अब चांदी की बात कर लेते हैं, तो चांदी में भी अब गिरावट देखने को मिली है। चांदी 626 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती होकर 62,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी $24.18 प्रति औंस रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ते में मिलेगा अब किराए का घर, रेंटल हाउसिंग स्कीम पोर्टल लॉन्च, यह मिलेगी सुविधा। जी हां दोस्तों, गांव से शहरों के लिए आए प्रवासी मजदूरों, कामगारों के रहने का इंतजाम करने के लिए सरकार रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का ऐलान तो पहले ही हो चुका था। अब सरकार ने इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों इस महामारी काल में लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं दे पाने की वजह से बेघर होना पड़ा था और वो पैदल ही शहर छोड़कर अपने गांव की ओर लौटने लगे थे। इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें सस्ते किराए वाले अच्छे घर रहने को दिए जाएं, ताकि फिर कभी उन्हें ऐसे संकट के वक्त अपना घर छोड़कर न जाना पड़े। दोस्तों अब सरकार ने इस स्कीम के तहत कई तरह की सुविधाओं को और छूट का ऐलान भी किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कम दरों पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा फैसला, जल्द ट्रैक पर लौटेगी राजधानी और शताब्दी समेत कई सारी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रेलवे ने 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 196 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 392 ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। ट्रेनों की
लिस्ट संबंधित जोन को भेज दी गई है। इसी बीच दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि जल्द ही ट्रैक पर शताब्दी, तेजस, हमसफर और राजधानी ट्रेनें भी लौटेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी कंपनसेशन 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेकर भरपाई करेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो स्पेशल विडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। इसमें कहा गया है कि केंद्र यह मानकर चल रहा है कि सभी राज्य इससे सहमत होंगे। यह उधार उपयुक्त हिस्सों में लिया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि उधार ली गई राशि को राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले में बैक टू बैक लोन के रूप में पारित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीएसई छात्रों के लिए जरूरी खबर, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिली राहत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2021 की बोर्ड परीक्षा फॉर्म की तारीख को लेकर बड़ी राहत दी है। दोस्तों बोर्ड ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 10वीं और 12वीं के फॉर्म 31 अक्टूबर तक बिना किसी लेट फीस के साथ भरे जा सकेंगे। वहीं लेट फीस के साथ 7 नवंबर तक फॉर्म जमा हो सकेंगे। हालांकि पहले सीबीएसई ने 15 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के फॉर्म जमा करने की छूट दी थी। दोस्तों छात्रों को 12वीं में प्रैक्टिकल पेपर के लिए 150 रुपए प्रति विषय अलग से देना होगा। 10वीं कक्षा के छात्रों को अतिरिक्त विषय के लिए 300 रुपए प्रति विषय देने होंगे। छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके लिए 350 रुपए शुल्क देना होगा। दोस्तों 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ केंद्रीय बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी जारी कर दी है। इसकी सूचना स्कूलों को भेज दी गई है। स्कूलों ने 9वीं और 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भानु अथैया का 91 की उम्र में निधन। अवार्ड स्टेचू सेफ रहे इसलिए 8 साल पहले लौटा दिया था। जी हां दोस्तों, 1983 में डायरेक्टर रिचर्ड एडनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया का गुरुवार को निधन हो गया। वे 91 साल की थी। भानु ने कॉस्ट्यूम डिजाइन के तौर पर 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। भानु का अंतिम संस्कार साउथ मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में हुआ है। दोस्तों भानु की बेटी ने बताया कि उन्होंने गुरुवार सुबह आखिरी सांस ली। 8 साल पहले उन्हें ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। पिछले 3 साल से वे बिस्तर पर ही थी। भानु के शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था। भानु का जन्म कोल्हापुर में हुआ था और उन्हें करियर का पहला काम गुरुदत्त के साथ 1956 में सीआईडी फिल्म के जरिए मिला था। दोस्तों जबकि आखिरी बार आमिर खान की फिल्म लगान और शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1074 और निफ्टी 300 अंक टूटा, डूब गए 3 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, चुनाव के पहले अमेरिका में राहत पैकेज नहीं आने की आशंका के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। पहले एशियाई बाजार और अब यूरोपीय बाजारों में भी तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। इन्हीं संकेतों का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक लुढ़क गया। वहीं एनएसई के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में 300 अंक की गिरावट आई है। दोस्तों इस गिरावट में निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि निवेशकों को फिलहाल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निचले स्तरों पर अच्छे शेयरों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति होगी। लेकिन शेयर बाजार में अगले कुछ दिनों तक भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है महाभारत में 5 पांडवों के पिता का नाम क्या था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं 5 पांडवों के पिता का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।